नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से। वाराणसी जिले में एक रामनगर नाम का गांव पड़ता है और इसी रामनगर गांव में रहने वाली मानसी देवी जो कि एक विधवा औरत होती है, क्योंकि इसके पति की 3 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मानसी देवी के कंधों पर आ जाती है। मानसी देवी ने अब अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मानसी देवी के पास अपनी आधा एकड़ जमीन होती है। उस आधा एकड़ जमीन में वह अपने पशुओं के लिए चारा उगाया करती थी, क्योंकि इसके पास अपनी 2 गायें होती है और गायों से इसका जितना इसको दूध मिलता था उसको बेचकर इसके घर का गुजारा चल जाया करता था। अब इसके परिवार में इसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम गौरी होता है। गौरी जो कि इस समय 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। गौरी पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और संस्कारी लड़की होती है। गौरी को देखकर उसके टीचर अक्सर यही बात कहते थे कि पढ़ाई लिखाई में गौरी सबसे आगे है और सबसे तेज है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भविष्य में चलकर गौरी अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़ा कांड करने वाली थी। लेकिन उससे पहले गौरी की माँ मानसी देवी तो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 6 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। गौरी घर से खाना खाने के बाद अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद गौरी की मां मानसी देवी सोचने लगती है कि मुझे अब खेत में चलना चाहिए, क्योंकि अपने पशुओं के लिए चारा भी लाना है। और इस तरह से मानसी देवी अब अपने खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद मानसी अपने पशुओं के लिए चारा काट लेती है। चारा काटने के बाद वह लगभग 11:30 बजे के आसपास अपने गांव में आ जाती है। जैसे वो घर पर पहुंचती है तो मानसी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके पास बहुत सारे कपड़े मैले हो चुके हैं, क्यों न इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर धो लिया जाए। और इस तरह से मानसी देवी अब जैसे ही अपनी वॉशिंग मशीन को बिजली पर लगाती है तो उसकी वॉशिंग मशीन काम नहीं करती है। काफी देर तक ये महिला इस वॉशिंग मशीन को ठीक करती रहती है, लेकिन वॉशिंग मशीन बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। थक हार कर अब ये महिला मानसी देवी अपनी एक पड़ोसन के घर पर चली जाती है। इसकी पड़ोसन का नाम मेघा होता है। मेघा से एक मिस्त्री का फोन नंबर लिया जाता है और जैसे ही मेघा से मिस्त्री सोहन लाल का फोन नंबर लिया जाता है तो इसके बाद मानसी देवी इस सोहन लाल मिस्त्री के पास फोन कॉल करती है। सोहन लाल को बताया जाता है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है और घर पर जल्दी से आ जाओ, ये वॉशिंग मशीन ठीक कर दो। सोहन लाल उसी समय इस महिला को कहने लगता है कि मैं अभी 10 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सोहन लाल मिस्त्री इसके घर पर आ जाता है और फिर मानसी देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। मानसी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने सोहन लाल मिस्त्री खड़ा होता है। सोहन लाल मिस्त्री एक ऐसा मिस्त्री होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है। सोहन लाल की नजरें जब इस महिला पर पड़ती है तो इस महिला की खूबसूरती पर ये मिस्त्री फिदा हो जाता है। और इसके बाद सोहन लाल मिस्त्री घर के अंदर आता है, पूछने लगता है कि तुम्हारी वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखी है। और ये महिला मानसी देवी उसको वॉशिंग मशीन दिखा देती है। और इसके बाद सोहन लाल मिस्त्री उस वॉशिंग मशीन को देखकर कहने लगता है कि इसमें तुम्हारा लगभग 2000 रुपये का खर्च आने वाला है। महिला डर जाती है, महिला के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। मानसी कहने लगती है कि तुम इसको ठीक कर दो और मैं तुम्हारे पैसे 15 दिन के अंदर लौटा दूंगी। लेकिन सोहन लाल इसका फायदा उठाना चाहता था। सोहन लाल मिस्त्री इसको कहने लगता है कि देखो, मैं उधार करने वालों में से नहीं हूँ, मैं उधार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और ये 2-4 बातें कहने के बाद सोहन लाल जानबूझकर इस घर से बाहर चलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मानसी देवी उसी समय उसका हाथ पकड़ लेती है। मानसी उसको कहने लगती है कि पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन पैसों की बजाय मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। क्योंकि मानसी ने इसका चेहरा पढ़ दिया था। मानसी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। अब जैसी ये बातें कही जाती हैं तो सोहन लाल के पांव डगमगा जाते हैं। सोहन लाल खुश हो जाता है, कहने लगता है कि चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मशीन को ठीक कर देता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें आज चुकानी पड़ेगी। ये महिला कहने लगती है कि तुम पहले मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर दो और उसके बाद फिर मैं देख कर तुम्हें बता दूंगी। और इस तरह से सोहन लाल इसकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने में व्यस्त हो जाता है। 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जैसी ही वॉशिंग मशीन ठीक हो जाती है तो सोहन लाल कहने लगता है कि अब तुम्हें इस वॉशिंग मशीन की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन महिला कहने लगती है कि इसकी कीमत तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी के स्कूल के आने का समय हो चुका है, वो स्कूल में से आने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे तो उसी समय मेरी बेटी घर पर आ सकती है। तुम ऐसा करो, आज तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन जैसे ही मैं कल खेत में जाऊंगी तो उसी समय मैं तुम्हारे पास फोन कॉल कर दूंगी और तुम मेरे खेत में आ जाना। सोहन लाल मान जाता है और सोहन लाल उसी समय इस महिला को कहता है कि चलो कल खेत में ही मिलते हैं। और इसके बाद सोहन लाल इसके घर से निकलकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मानसी की बेटी गौरी भी अपने स्कूल से अपने घर पर आ जाती है।
गौरी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है, स्कूल की पढ़ाई करने लग जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है, शाम से रात भी हो जाती है और माँ बेटी दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 8 बजे के आसपास गौरी अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला जो मानसी देवी होती है इस सोहनलाल मिस्त्री के पास फोन कॉल करती है। सोहनलाल मिस्त्री को बोला जाता है कि मैं अपने खेतों की तरफ जा रही हूँ और तुम अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में आ जाना। सोहनलाल बेहद खुश हो जाता है और इसके बाद मानसी अपने घर से दरांती उठाने के बाद अपने खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद वो चारा काटने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद सोहनलाल भी खेत में पहुंच जाता है और सोहनलाल जैसे ही इस महिला के पास आता है तो कहने लगता है कि अब तुम्हें वॉशिंग मशीन की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सोहनलाल इधर उधर देखना शुरू कर देता है। खेत में दूर दूर तक कोई नहीं होता है और खेत में ट्यूबवेल पर एक कमरा भी बना होता है। उस कमरे को देखने के बाद सोहनलाल मानसी को कहने लगता है कि तुम्हारे खेत के अंदर तो कमरा भी बना है, चलो उस कमरे के अंदर जाते हैं। और इस तरह से ये दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। दुर्भाग्यवश ये बात होती है कि उस कमरे के अंदर कोई भी दरवाजा भी नहीं होता है और जैसे ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं तो फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन को शांति नहीं मिल जाती है। और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर सोहनलाल इस महिला को कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे मिलने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे खेत में ही आ जाया करूंगा। लेकिन ये महिला कहने लगती है कि मैं हर बार तुमसे 2-3 हजार रुपये लिया करूंगी। सोहनलाल के पास पैसे होते हैं, न उसका परिवार होता है और सोहनलाल कहने लगता है कि मैं हर बार तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। इसके बाद जैसे ही सोहनलाल का ये काम खत्म हो जाता है, सोहनलाल इसको कुछ और पैसे देता है और पैसे देने के बाद अपने गांव में आ जाता है और अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ मानसी देवी भी अपने पशुओं के लिए खेत से चारा काटती है। चारा काटने के बाद वह अपने गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद वह अपने पशुओं की देखभाल करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद अब इसकी बेटी गौरी इसके घर पर आ जाती है। गौरी कहने लगती है कि माँ, कल हमें स्कूल फीस देनी है और अगर मैंने कल स्कूल फीस नहीं दी तो फिर मुझ पर जुर्माना भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी माँ मानसी देवी कहने लगती है कि बेटा तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं आज के आज ही तुम्हारी फीस का प्रबंध कर दूंगी। और इसके बाद जो मानसी देवी होती है वह अपने इस प्रेमी सोहनलाल के पास फोन कॉल करती है और सोहनलाल को कहती है कि मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है, मुझे अपनी बेटी की स्कूल फीस भरनी है। लेकिन सोहनलाल उस समय बहाना लगा देता है। सोहनलाल कहने लगता है कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 10-15 दिन के बाद तुम्हें मैं पैसे दे सकता हूँ। और इस तरह से जो मानसी होती है काफी परेशान हो जाती है, काफी उदास हो जाती है। मानसी अपने पड़ोसियों से भी पैसे मांगती है लेकिन पड़ोसियों से भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसके बाद मानसी देवी के पास कोई भी चारा नहीं होता है। मानसी सोचने लगती है कि मैं अपनी बेटी की स्कूल फीस कैसे दूंगी। और इस तरह से रात हो जाती है। रात के समय माँ बेटी खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। सुबह होती है तो सुबह के समय इसकी बेटी गौरी अपनी माँ मानसी को कहने लगती है कि माँ, स्कूल की फीस आज देनी है। अब मानसी इस बात को सोचने लग जाती है कि मैं फीस आखिर लाऊं तो कहाँ से लाऊं। मानसी कहती है कि बेटी तुम आज तो स्कूल में चली जाओ, लेकिन कल मैं तुम्हें स्कूल फीस जरूर दे दूंगी। और इस तरह से बेटी गौरी अपनी माँ मानसी देवी की सारी बात को मानकर अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती है। मानसी अब अपने घर में अकेली बैठी होती है। वह लगातार इसी बात को सोचती रहती है कि फीस का इंतजाम आखिर कैसे करूं। थक हार कर मानसी देवी अब एक दुकान पर चली जाती है। उस दुकान पर जो दुकानदार बैठता था उसका नाम हरपाल सिंह होता है। हरपाल सिंह भी नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। अब ये महिला मानसी देवी हरपाल को कहने लगती है कि देखो, मैं अपने सारे पशुओं से जो दूध निकालती हूँ वो तुम्हारी दुकान पर ही देती हूँ। मुझे आज 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है, मुझे कल अपनी बेटी की फीस देनी है। हरपाल जैसे इस महिला की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है तो ये महिला तुरंत समझ जाती है कि हरपाल का इरादा कुछ और है। लेकिन हरपाल साफ साफ शब्दों में इस महिला को कहने लगता है कि देखो मानसी देवी, तुमने पहले ही 10,000 रुपये कर्ज ले रखा है, मैं तुम्हें और 2000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। जैसे ही मानसी देवी हरपाल की इन सारी बातों को सुनती है तो थक हार कर मानसी देवी हरपाल को कहने लगती है कि मुझे 2000 रुपये दे दो और जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो वो तुम कर सकते हो। हरपाल जैसे इस महिला की इन सारी बातों को सुनता है तो हरपाल गदगद हो जाता है। हरपाल कहने लगता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपये देने के लिए तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम अपने घर पर जा सकती हो। और इस तरह से अब जो मानसी देवी होती है इसकी दुकान से बाहर निकलती है, अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही मानसी अपने घर की तरफ चली जाती है तो 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद हरपाल अपनी दुकान का शटर नीचे कर देता है। और फिर इसके बाद हरपाल थोड़ी देर के बाद इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है
और फिर मानसी देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। मानसी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। मानसी अपनी ही मर्जी से हरपाल दुकानदार को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन मानसी कहने लगती है कि दरवाजा बंद करने से पहले तुम्हें 2000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। हरपाल तुरंत अपनी जेब से 2000 रुपये निकालता है और इस महिला मानसी देवी को दे देता है। मानसी भी 2000 रुपये लेने के बाद अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है। और जैसे इन दोनों का मन खुश हो जाता है तो इसके बाद हरपाल इसको कहने लगता है कि अब तो मानसी देवी मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। मानसी कहने लगती है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ाई करने जाती है, जिस समय वह स्कूल में चली जाया करेगी उसी समय उसके बाद तुम आया करो। और इस तरह से हरपाल बड़ी हंसी खुशी के साथ इसके घर से बाहर निकल जाता है। और इस तरह से मानसी देवी अब गलत रास्ते पर चल पड़ी होती है। कभी तो मानसी देवी सोहनलाल के पास फोन कॉल किया करती थी, उसको अपने घर पर बुला लिया करती थी, उससे कुछ पैसे ले लिया करती थी। और कभी मानसी देवी इस हरपाल दुकानदार को अपने घर पर बुलाती थी, इसके साथ अपना वक्त गुजारती थी और इससे भी कुछ पैसे ले लिया करती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन मानसी देवी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 10 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी गौरी अपने स्कूल में जाने की तैयारी करने लग जाती है और जैसे गौरी की स्कूल में जाने की तैयारी पूरी हो जाती है तो गौरी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ मैं स्कूल में जा रही हूँ। माँ भी हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम स्कूल में चली जाओ और मैं भी अभी खेत में जाती हूँ क्योंकि मुझे भी अपने पशुओं के लिए चारा काट कर लाना है। बेटी गौरी उसी समय अपने घर से बाहर निकल पड़ती है। बीच रास्ते में उसकी एक सहेली उसको मिल जाती है। इसकी सहेली का नाम रजनी होता है। रजनी और गौरी अब अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है। बीच रास्ते में हरपाल की दुकान पड़ती थी। हरपाल अपनी दुकान पर बैठा होता है और फिर हरपाल की नजरें मानसी देवी की बेटी गौरी पर पड़ जाती है। और जब हरपाल गौरी को देखता है तो गौरी को देखने के बाद हरपाल की नीयत खराब हो जाती है। हरपाल इस बात को सोचने लग जाता है कि मानसी देवी की बेटी गौरी भी अब काफी बड़ी हो चुकी है और गौरी का फायदा उठाने में ही मेरा फायदा है। ऐसी ऐसी बातें हरपाल अपने मन में सोचने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद रजनी और गौरी उसकी दुकान के आगे से निकलकर स्कूल में चली जाती है। आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद हरपाल उसी समय अपनी दुकान का शटर बंद करता है। शटर बंद करने के बाद हरपाल थोड़ी देर के बाद इस महिला मानसी देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद मानसी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने हरपाल दुकानदार खड़ा होता है। हरपाल घर में आता है और घर में आने के बाद वह कहने लगता है कि देखो मानसी देवी, तुम्हारी बेटी गौरी अब बड़ी हो गई है। कल भविष्य में चलकर उसकी शादी भी तुम्हें करनी पड़ेगी और शादी में तुम्हें बहुत ही खर्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन तुम एक विधवा औरत हो, उसका शादी का खर्च कैसे उठा सकती हो। अब जो माँ मानसी देवी होती है इस बात को लेकर काफी पहले ही परेशान रहती थी। मानसी कहने लगती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन हरपाल साफ साफ शब्दों में इस महिला मानसी देवी को कहने लग जाता है कि देखो इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हरपाल साफ साफ शब्दों में मानसी देवी को कहता है कि अगर तुम मेरी सारी शर्तों को मान लेती हो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मानसी देवी इसकी बात का मतलब नहीं समझ पाती है और अब हरपाल थक हार कर इसको कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ मैं वक्त गुजारना चाहता हूँ और फिर इसके बाद तुम्हारी बेटी की शादी करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। मानसी देवी जैसे ही इस हरपाल की इन सारी बातों को सुनती है तो उसको गुस्सा आने लग जाता है। मानसी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त जरूर गुजारती हूँ और बदले में तुमसे पैसे भी लेती हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत करना। अब जैसे ये बातें कही जाती है तो हरपाल को गुस्सा आने लग जाता है। हरपाल अब सोचने लग जाता है कि ये महिला ऐसे ही मानने वाली नहीं है। थक हार कर हरपाल इसके घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन आगे चलकर हरपाल मानसी देवी की बेटी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब जैसे ही हरपाल इस घर से बाहर निकलता है तो उसी समय जो सोहनलाल मिस्त्री होता है वह इस महिला मानसी देवी के पास फोन कॉल करता है। मानसी को फोन पर बताया जाता है कि आज मैं तुमसे तुम्हारे खेत में मिलना चाहता हूँ। मानसी देवी कहने लगती है कि चलो मैं भी अभी खेत में आती हूँ, तो मैं ऐसा करो अपनी मोटरसाइकिल लेकर मेरे खेत में जल्दी से पहुंच जाओ। और इस तरह से सोहनलाल अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और थोड़ी देर के बाद वह खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद वह इस महिला के आने का इंतजार करने लग जाता है। मानसी देवी भी अपनी दरांती उठाकर अपने खेत की तरफ चल पड़ती है और कुछ मिनटों का वक्त गुजरने के बाद मानसी भी खेत में पहुंच जाती है। खेत में जाने के बाद वह देखती है कि वहां पर सोहनलाल मिस्त्री उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही महिला इसके पास चली जाती है तो सोहनलाल मिस्त्री कहने लगता है कि देखो आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मानसी कहने लगती है कि मैंने पहले ही तुम्हें बोल रखा है
और तुम्हें पहले मुझे 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकती हूँ। सोहनलाल मिस्त्री उसी समय अपनी जेब से 3,000 रुपये निकालता है, मानसी को दे देता है। और इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि खेत में उस समय तक तो दूर दूर तक कोई नहीं होता है। फिर इसके बाद ये दोनों खेत में बने कमरे के अंदर चले जाते हैं। दुर्भाग्यवश उस खेत के अंदर जो कमरा बना होता है उसमें कोई भी दरवाजा नहीं होता है, और ये दोनों इस कमरे के अंदर जाकर अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक गांव का ही एक किसान जिसका नाम संजीव कुमार होता है, वो इस खेत में पहुंच जाता है। संजीव कुमार देखता है कि खेत में कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर कुछ दरांतियां पड़ी होती है और कुछ कटा हुआ चारा पड़ा होता है। संजीव सोचने लगता है कि आखिर ये महिला मानसी देवी कहाँ पर चली गई है, क्योंकि मानसी देवी को संजीव भी मिलना चाहता था। और इसके बाद संजीव उस कमरे की तरफ चला जाता है जिस कमरे में मानसी देवी उस मिस्त्री सोहनलाल के साथ अपना वक्त गुजार रही होती है। संजीव की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। संजीव सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये औरत तो कई मर्दों के साथ अपना वक्त गुजारती है। संजीव इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन ये दोनों भी बेहद डर जाते हैं। और इसी बीच सोहनलाल अपना काम खत्म करने के बाद इस खेत से बाहर निकलकर चला जाता है। संजीव भी ना तो इस महिला को कुछ कहता है, ना ही उस सोहनलाल मिस्त्री को कहता है। इसके बाद संजीव अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी नीलम को कहने लगता है कि जो हमारी पड़ोसन है मानसी देवी, वो कई कई मर्दों के साथ अपना वक्त गुजारती है। अब जैसी ये बात नीलम को बताई जाती है तो नीलम एक ऐसी महिला होती है कि उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। शाम का वक्त हो जाता है, शाम के 5 बजे के आसपास का समय होता है। नीलम को अब ये इस मानसी की बेटी गौरी मिल जाती है, और नीलम गौरी को कहने लगती है कि देखो गौरी, तुम्हारी माँ गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वह सोहनलाल मिस्त्री के साथ आज तुम्हारे अंकल ने रंगे हाथ पकड़ी थी। अब जैसी ये बातें गौरी को कही जाती है तो इस बात का गौरी को धक्का लग जाता है। गौरी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसकी माँ गलत रास्ते पर कैसे चल सकती है। इसके बाद गौरी तुरंत वहां से चलती है और अपने घर पर आ जाती है। अपनी माँ को पूछने लगती है कि माँ, कल तुम खेत में किसके साथ अपना वक्त गुजार रही थी। इस बात पर माँ मानसी देवी को गुस्सा आ जाता है। मानसी कुछ भी सोचे बगैर अपनी बेटी के गाल पर 2 तमाचे मार देती है। गौरी को जैसे थप्पड़ लगते हैं तो गौरी तुरंत समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है। लेकिन मानसी देवी यहीं पर नहीं रुकती है। मानसी देवी अपनी बेटी गौरी को कहने लगती है कि वही तो तेरे स्कूल की सारी फीस भरता है और वही तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाता है। लेकिन बेटी गौरी को इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह अपने घर से रूठ कर बाहर निकल जाती है। अब गौरी किसी दूसरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली होती है जिसके बारे में इसकी मां मानसी देवी कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन 2 घंटे का वक्त गुजरने के बाद गौरी अपने घर पर वापस आती है। वापस आने के बाद वह अपनी माँ से खाना मांगती है। उसकी माँ हंसते मुस्कुराते उसको खाना खिला देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद गौरी अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मानसी देवी हंसते मुस्कुराती हुए अपनी बेटी को कहती है कि बेटी, मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ। इस तरह से बात आई गई हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है। 3 दिनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान बेटी गौरी ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन जब भी गौरी अपने स्कूल में जाती थी तो उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाने लग जाती हैं, कहने लगती हैं कि तुम्हारी माँ गलत काम करती है, वह गांव के लोगों के साथ अपना वक्त गुजारती है। ये बातें गौरी से बर्दाश्त नहीं होती है और इस तरह से गौरी अब बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। एक तारीख आ जाती है 15 दिसंबर 2025। शाम के 7 बजे के आसपास मानसी देवी अपनी बेटी के लिए खाना तैयार करती है। माँ बेटी मिलजुल कर खाना खाती है और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाती है। लेकिन आज की रात गौरी को नींद नहीं आती है। गौरी सोचने लगती है कि उसकी माँ बहुत गलत काम करती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल गौरी के मन में आने लगते हैं तो गौरी तुरंत रात के 11:30 बजे के आसपास अपने कमरे से बाहर निकलती है। देखती है कि उसकी माँ मानसी देवी गहरी नींद में सो चुकी होती है। उसी समय गौरी अपनी रसोई के अंदर जाती है, धारदार चाकू उठाती है। चाकू उठाने के बाद वह अपनी माँ के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद वह अपनी माँ के पेट में 4-5 बार चाकू से वार कर देती है। जैसे ही चाकू से वार किए जाते हैं तो मानसी देवी चीखती चिल्लाती हुई इस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही चीख पुकार मच जाती है तो पड़ोसियों तक भी ये चीख पुकार की आवाज चली जाती है। पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पड़ोसी जन जब तक इस महिला मानसी देवी के पास पहुंचते हैं तब तक बेटी गौरी अपना काम कर चुकी होती है। गौरी ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया था और पड़ोसी जन जब उसके हाथ में चाकू को देखते हैं और चाकू पर खून लगा देखते हैं तो पड़ोसी भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम सौरभ सिंह होता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है।
पुलिस इसके बाद मानसी देवी का शव अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी चुप रह जाते हैं। और इसके बाद बेटी गौरी को वहीं पर मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गौरी को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। अब गौरी अब पुलिस के सामने अपनी माँ की पूरी पोल पट्टी को खोलना शुरू कर देती है। गौरी अपनी माँ की पूरी काली करतूत पुलिस के सामने रखती है और पुलिस को कहने लगती है कि जब गांव की जो लड़कियां हैं, गांव की जो मेरी सहेलियां हैं, वो मुझे चिढ़ाती थी तो मुझे इस बात पर गुस्सा आने लग जाता था और इसीलिए मैंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार गौरी को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गौरी ने अपनी माँ के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।